एक आग का गोला जिस पर कॉन्टिन्यूसली ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ साथ एस्टेरॉयड और कॉमेट की बमबारी हो रही थी। वो अचानक से एक हरा भरा और समुद्र से भरा हुआ प्लैनेट कैसे बन गया? सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे हमारी धरती का इवोल्यूशन हुआ। पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। धरती का एवोल्यूशन जानने से पहले आपको सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जानना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। इस समय मिल्की वे गैलेक्सी में घूमने वाले गैस और धूल के बवंडर में एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये धमाका बहुत जोरदार था और इस विस्फोट से निकले डस्ट पार्टिकल्स चारों तरफ फैलकर एक डिस्क की तरह घूमने लगे। ये पार्टिकल हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होने तक लगातार घूमते रहे। फिर जब ये हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित हुए तो इन्हीं से हमारे सूरज का जन्म हुआ। ये एलिमेंट अभी भी सन के आसपास थे और सूरज के पास मौजूद ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये डस्ट पार्टिकल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। इनका ये प्रोसेस सालों साल चला। फिर बहुत समय के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और इस नए तारे यानी कि सूरज की परिक्रमा करने लगे। इसके आसपास घूमते घूमते ये बाकी की धूल और कण को भी अट्रैक्ट करने लगे और धीरे धीरे इनसे हमारे ग्रह बन गए, जिसमें धरती भी शामिल थी। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के आसपास ग्रहों को पार्थिव ग्रह और इससे दूर बने ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है। ऐसे हमारी धरती का जन्म तो हो चुका था, लेकिन धरती के एवोल्यूशन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि हमारी धरती का जन्म हुआ ही था कि इसे एक के बाद एक कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी सबसे पहली मुसीबत थी यहाँ मौजूद और कॉन्टिन्यूअस फटने वाले वॉल्केनो। इन वॉल्केनो से हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरी धरती पर उबलता हुआ लावा और जहरीली गैसें फैल गईं। साथ ही ज्वालामुखी के अलावा धरती पर लगातार बड़े बड़े एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं की बमबारी भी हो रही थी। ये सब कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा था और ज्वालामुखी और एस्टेरॉयड से हमारी धरती उभरी भी नहीं थी कि अचानक से मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह जिसका नाम थिया था, धरती से आकर टकरा गया। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी और इस वजह से जब थिया ग्रह पृथ्वी की सरफेस से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारे एलिमेंट धरती से बाहर निकल गए और ये प्लैनेट धरती में समा गया। हजारों वर्षों के बाद ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी से निकले सारे एलिमेंट्स ने मिलकर धरती की परिक्रमा करनी शुरू कर दी और फिर ये एक बॉल के रूप में बन गए, जिसे आज चांद कहा जाता है। जब धरती और बाकी के प्लैनेट बन गए तब भी अंतरिक्ष में कुछ चट्टानें थीं जो धरती पर एक के बाद एक गिरने लगी। लेकिन धरती पर गिरने वाली इन चट्टानों के क्रिस्टल में नमक था और ये वही नमक है जो आज हमारे महासागरों में पाया जाता है। ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, लेकिन अभी तक जहां धरती पर पानी नहीं था और ज्वालामुखी निरंतर फट रहे थे, वहीं इन क्रिस्टल चट्टानों की वजह से धरती पर पानी लगातार जमा होने लगा, जिससे धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं। मगर लावा अभी भी धरती के इंटरनल हिस्से में था, जबकि सरफेस का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, लेकिन इस बीच भी कई बर्फ की चट्टानें और गैस धरती पर आती रहीं, मगर बर्फ के लगातार पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। धरती के ठंडा होने का ये प्रोसेस लंबे समय तक जारी रहा, जिसके बाद धरती की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में मौजूद चट्टानें पिघली हुई गर्म अवस्था में ही रहीं। इस तरह धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। मगर एस्टेरॉइड से पानी और नमक के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी धरती पर आ रहे थे।
जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड जैसे एलिमेंट मेन थे, जो सभी लिविंग क्रिएचर के साथ साथ प्लांट्स में भी होते हैं। इस तरह पानी के आने के बाद धरती पर 3.7 अरब साल पहले जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरू हुआ और समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उगने लगी। इन पौधे और पत्तियों पर बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, जिनको वैज्ञानिक साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये अपना खाना सूरज की किरणों से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। असल में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये बैक्टीरिया सन रेज को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्लूकोज में बदलने लगे, जिससे बायो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बननी शुरू हुई, जो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है। इस तरह एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन पूरी तरह भर गई और फिर यही ऑक्सीजन समुद्र की सतह पर आने लगी, जिससे ओशन के साथ साथ सरफेस पर भी जीवन संभव हुआ। लेकिन इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैस निकलने का सिलसिला जारी था। पर अब कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने से समुद्र में गर्मी हुई, जिससे समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा और परिणाम स्वरूप धरती पर एसिड रेन होने लगी। लगातार होने वाली एसिड रेन के कारण धरती का तापमान घटने लगा और पृथ्वी का तापमान घटकर -50 डिग्री तक आ गया, जिससे धरती बर्फ के गोले में बदल गई। अब तक जो धरती आग का गोला हुआ करती थी, वो पूरी तरह से बर्फ में बदल गई थी। तो अब एक बार फिर से धरती को इस समस्या से बाहर आना था। हालांकि ज्वालामुखी फटने का प्रोसेस अभी भी जारी था, लेकिन ज्वालामुखी से निकला लावा भी इस बर्फ को पिघला नहीं पा रहा था। पर फिर कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड के फोर्स ने सूरज की गर्मी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। लेकिन इससे एक खास चीज शुरू हो गई। बर्फ पिघलने से जब सूरज की हार्मफुल पैराबैंगनी रेज पृथ्वी पर पड़ने लगी, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा, जिसका रिजल्ट हमें बाद में ऑक्सीजन के रूप में मिला। इस ऑक्सीजन के 50 किलोमीटर ऊपर उठने से धरती के ऊपर ओजोन लेयर बन गई, जिसने हार्मफुल पैराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ साल तक ओजोन परत मोटी होती गई और धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए। 2 अरब वर्षों तक धरती पर ऑक्सीजन बढ़ता रहा और साथ ही धरती के घूमने का समय भी कम होता गया। तभी तो धरती की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ही आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन 16 घंटे का होता था और आज स्पीड कम होने से 24 घंटे का होता है। हालांकि अब तक धरती पर पानी और ऑक्सीजन दोनों आ चुकी थी, लेकिन कोई कॉन्टिनेंट नहीं बना था। और फिर शुरू होती है कहानी कॉन्टिनेंट बनने की, जहां आज हम रहते हैं। धीरे धीरे समुद्र के नीचे मौजूद सरफेस बड़ी बड़ी प्लेटों में बदलने लगे और एक जगह जुड़कर इन्होंने एक छोटे से कॉन्टिनेंट वालबारा को बनाया। यह ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा था, लेकिन फिर 2.4 बिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का फॉर्मेशन हुआ। इस सुपर कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूद प्लेटों के नीचे अभी भी लावा था, जो इन्हें यहाँ से वहाँ खिसका रहा था। इस समय तक धरती का टेम्परेचर घटकर 30 डिग्री सेल्सियस और दिन 18 घंटे लंबा होने लगा था। आसान भाषा में आप उस समय की धरती को आज का मंगल मान सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारी धरती को अभी और भी अग्नि परीक्षाएं देनी बाकी थी। इसलिए धरती के नीचे मौजूद लावा से ऊष्मा निकलने लगी, जिसने धरती को 2 भागों में बांट दिया और इससे सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया भी टूट गया और धरती पर जीवन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया के टूटने के बाद 540 से 585 मिलियन साल पहले एक दूसरे सुपर कॉन्टिनेंट पेनोशिया का जन्म हुआ और फिर इस सुपर कॉन्टिनेंट के साथ कुछ अच्छा होना शुरू हुआ।
क्योंकि इसी समय धरती पर जीवन का एक्सप्लोजन हुआ। इसे कैरेबियन एक्सप्लोजन कहा जाता है और इस टाइम पर ऐसे एनिमल का जन्म हुआ जिनकी बॉडी के पार्ट्स शेल या फिर हमारी स्पाइन के जैसे हार्ड थे। इनमें से कुछ एनिमल तो एलियन की तरह बहुत खतरनाक दिखते थे। लेकिन फिर अचानक से क्लाइमेट बदल गया और समुद्र का तापमान अचानक से बढ़ गया। इस वजह से हमारी धरती ने अपना पहला सामूहिक विलुप्ति का फेज देखा। इससे धरती पर जितने भी जीव आए थे वो सब एक साथ खत्म हो गए। इसे ऑर्डियोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति काल कहा जाता है। इसके बाद फिर 420 से 350 मिलियन साल पहले पहली बार धरती पर पेड़ उगने शुरू हुए, जिससे जीव भी समुद्र से निकलकर सरफेस पर आने लगे। और इसके बाद आता है टाइम 250 मिलियन साल पहले का, और इस टाइम पर हमारी पूरी धरती पर पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये हमारी धरती का अब तक का आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट था। लेकिन इसी समय एक बार फिर हमारी धरती ने सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी, जिसके लिए जिम्मेदार थे धरती पर मौजूद ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग। इस समय धरती की लगभग 90% प्रजातियों का अंत हो गया था, पर हमारी धरती ने फिर भी हार नहीं मानी और एक बार फिर यहाँ नए सिरे से जीवों का विकास हुआ। इस विलुप्ति के बाद फिर से धरती पर जीवन आया, लेकिन इस बार जीवन कुछ खास था, क्योंकि 240 से 230 मिलियन साल पहले धरती पर आया सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि डायनासोर। और फिर ये 150 मिलियन सालों तक धरती पर राज करते रहे। ऐसे ही समय गुजरता है और अब समय आता है 66 मिलियन साल पहले का, जब एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया। इस एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर बहुत ही खतरनाक जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। एक तरफ डायनासोर विलुप्त हो रहे थे तो दूसरी तरफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया अलग अलग भागों में टूट रहा था। पेंजिया से ही टूटकर हमारे आज के 7 कॉन्टिनेंट बने हैं, जो हमें वर्ल्ड मैप पर दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर से धरती पर जीवों का आगमन हुआ, लेकिन इस बार डायनासोर के जैसे बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे स्तनधारी जीवों का धरती पर राज चला। और फिर 6 मिलियन साल पहले आते हैं वो जिनसे हम बने हैं, यानी कि हमारे पूर्वज एप्स, चिंपैंजी या फिर बंदर। लेकिन अभी ये चारों पैरों पर चलते थे और इंसानों की तरह खड़े होना नहीं जानते थे। लेकिन फिर 4 मिलियन साल पहले इंसान ने सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर दिया और लगभग 10 साल बाद उन्होंने अपने पहले इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया, जो था पत्थर। इन्होंने पत्थर का यूज चीजों को तोड़ने फोड़ने और शिकार करने के लिए किया, और ऐसे ही ये अपना विकास निरंतर करते रहे। और फिर 80 लाख साल पहले इन्होंने आग की खोज की, जिसकी सहायता से इन्होंने जानवरों पर नियंत्रण पाना सीख लिया और खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके दिमाग का विकास अभी भी जारी था। धीरे धीरे ये लोग एक सोसाइटी बनाकर रहने लगे और फिर धीरे धीरे विकास हो गया आज के इंसानों का, जिनमें हम और आप शामिल हैं। लेकिन धरती का विकास अब भी जारी है, क्योंकि अभी हम जिन कॉन्टिनेंट में हैं उनकी प्लेट लगातार मूव कर रही है। तो हो सकता है हम फ्यूचर में फिर से सामूहिक विलुप्ति या फिर कोई और बड़ा विस्फोट देखें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या धरती का विनाश फिर से हो जाएगा और एक बार फिर नए सिरे से यहाँ जीवन की शुरुआत होगी, या फिर हम ऐसे ही शताब्दियों तक नॉर्मल जीवन जीते रहेंगे? तो ये थी धरती के एवोल्यूशन की कहानी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।